हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल। और आज हमारा सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको बता दो यार कि इस सीरीज में हम पूरी जेई की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम एरोडोफ के सारे रेलेवेंट क्वेश्चन भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनके लिए मेरा एक इंट्रोडक्शन। तो यार मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ आईआईटी बीएचयू वाराणसी से। और अभी मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ वहाँ पे। और टीचिंग मेरा पैशन है यार, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और इसी वजह से मैं आज तुम लोग के बीच यहाँ पर हूँ और तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली तुम सबको। वैसे तुम लोग जानते ही होंगे कि दिवाली को हिंदूज का न्यू ईयर भी बोला जाता है। तो आज कुछ अच्छा रेजोल्यूशन लेना जैसे न्यू ईयर पे लेते हो। तो मैंने भी कुछ रेजोल्यूशन लिए हैं। और तुम भी अपनी पढ़ाई को अच्छे करने के लिए या अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बनाने के लिए कुछ अच्छे रेजोल्यूशन लेना। और क्या रेजोल्यूशन ले रहे हो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना, ताकि तुम उसको और अच्छे से फिर फॉलो करोगे। तो मुझे भी बताना कि तुमने क्या रेजोल्यूशन लिया अपनी पढ़ाई को बेटर करने के लिए और खुद को बेटर बनाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने मतलब लास्ट लेक्चर या लास्ट के तीनों लेक्चर्स में अभी तक पहले हमने सेंटर ऑफ मास समझा था पहले होता क्या है। उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि इसकी नीड क्या है, कि हम इससे पहले जितनी भी मैकेनिक्स पढ़ रहे थे हम हर बॉडी को एक पार्टिकल मान करके सारी चीजें कर रहे थे, इवन वर्क एनर्जी तक। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी जहाँ हमने डिराइव किया था, मैंने तुम्हें बोला था कि इस चैप्टर में जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम डिराइव किया है वो केवल पार्टिकल टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए है, यानी कि जिनको हम एक स्मॉल पार्टिकल की तरह मान सकते हैं। ठीक है, बट रिजिड बॉडी के लिए अभी तक हमने कुछ बात नहीं की और सेंटर ऑफ मास हमारा रिजिड बॉडी का बेस बना रहा है एक तरीके से। अगर सेंटर ऑफ मास समझ जाओगे तो हम ये सारी बातें रिजिड बॉडी के लिए भी कर पाएंगे। तो उसकी स्टार्टिंग सपोज आज से तुम समझ लो तो आज से होने वाली है। क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होता है। देखो पार्टिकल्स का मोशन कैसे होता है, उसकी काइनेमेटिक्स, उसकी डायनामिक्स और उसका वर्क एनर्जी सब हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे कि जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो उसके सेंटर ऑफ मास का मोशन हम किस तरीके से उसकी एनालिसिस करते हैं। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालते कहते हैं कैसे हैं ये हमने लास्ट के तीनों लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। तो अगर तुम्हारा को मिस आउट हो गया है तो उसको देख लेना। शुरू के तीनों लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही है खैर। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज तुम्हारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है इस तरीके का। पहले मैं एक ऑब्जर्वर ले रहा हूँ इस तरीके का। ऑब्जर्वर तुम भी जानते हो ऐसे एक्स वाई जेड एक्सिस के फॉर्म में हम लेते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास कुछ पार्टिकल्स है, ये मास इसका है m1, जिसका कोऑर्डिनेट है r1 बार। एक और पार्टिकल m2, इसका कोऑर्डिनेट है r2 बार। एक और पार्टिकल है m3, इसका कोऑर्डिनेट है r3 बार। ऐसे सो ऑन बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और ये तुम्हारा nh पार्टिकल हो गया mn, जिसका कोऑर्डिनेट है rn बार। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें n पार्टिकल्स हैं। तो एक चीज तुम जानते हो कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर मैं किसी एक कोऑर्डिनेट को लिखना चाह रहा हूँ, सपोज एक्स सी एम लिखना चाह रहा हूँ। सॉरी एक्स सी एम क्या, मैं सीधे आर सी एम लिखता हूँ। एक्स सी एम वाई सी एम जेड सी एम तुम्हें पता ही है, हम बात कर चुके हैं कैसे लिखते हैं। तो मैं सीधे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मैं लिखना चाहूँ आर बार सी एम, तो वो होगा तुम्हारा m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस एंड सो ऑन प्लस mn rn बार अपॉन टोटल मास, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn। ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे लिखोगे भाई? तो वेलोसिटी क्या होती है? डी आर बार बाई डी टी। तो सिंपली वी सी एम क्या होगी भाई? डी आर सी एम बाई डी टी। क्लियर? अब बस इसको डिफरेंशिएट करना है। तो भाई ये नीचे वाला तो पूरा कांस्टेंट है, वैसे के वैसे आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे पहले टर्म को m1 r1 बार को, तो m1 बाहर आएगा कांस्टेंट डी आर वन बाई डी टी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m1 डी आर वन बाई डी टी। लिख रहा हूँ m1 डी आर वन बार बाई डी टी प्लस m2 को ऐसे सेकंड वाले टर्म को लिखोगे m2 बाहर आ जाएगा डी आर टू बार बाई डी टी। समझे क्यों? ये मैंने क्यों किया, मैंने न्यूमरेटर्स को मैं एक एक टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, है ना। तो पहले टर्म में m1 कांस्टेंट मास कांस्टेंट है तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया और डी आर वन बाई डी टी आ गया। फिर सिमिलरली सेकंड टर्म में m2 को बाहर निकाल लिया, डी आर टू बाई डी टी आ गया। ऐसे ही करते करते मैं nth टर्म तक डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो mn डी आर एन बार बाई डी टी। ठीक है, अपॉन फिर मैं टोटल मास, क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट ही है। तो अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एट सो वन प्लस mn, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा वी सी एम बराबर होगा m1। अच्छा डी आर वन बाई डी टी क्या होगा?
इस पार्टिकल की वेलोसिटी, सपोज ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा v1 बार, ये कुछ चल रहा होगा वेलोसिटी से v2 बार, ये कुछ और वेलोसिटी से चल रहा होगा v3 बार, और ये ऐसे ही nth पार्टिकल तुम्हारा कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा vn बार, है ना। तो v1 बार क्या होता है, dr1/dt। v2 क्या होता है, dr2/dt। ऐसे मतलब डिफरेंशिएट करने से पोजीशन वेक्टर को तुम्हें वेलोसिटी मिल जाता है। तो बस वही करना है। dr1/dt को मैंने v1 बार लिख दिया, dr2/dt को मैंने v2 बार लिख दिया, m2 v2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn vn बार अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn। तो इस तरीके से मैंने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया। फॉर्मूला क्या है? ये मतलब इसी तरीके से लिखते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। जैसे पोजीशन लिखते थे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, वैसे वेलोसिटी लिखते हो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अच्छा, एक चीज और बता दूं यहीं पे साथ साथ, है ना। ये तो आया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एक मिनट यार, स्क्वायर क्यों नहीं बन रहा है? और फिर बॉक्स कर लेते हैं इसको। हाँ, ये हो गया। तो ठीक है। अब जो तुम्हारा VCM है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कुछ इस टाइप का होगा। VCM एक्स आई कैप प्लस VCM वाई जे कैप प्लस VCM जेड जे कैप, ठीक है। और जो तुम्हारे ये हैं v1 बार, उसको मैं v1 x आई कैप प्लस v1 y जे कैप प्लस v1 z के कैप ऐसा बोल सकता हूँ। v2 को मैं बोल सकता हूँ v2 x आई कैप प्लस v2 y जे कैप प्लस v2 z के कैप, है ना। ऐसे करते करते मैं nth पार्टिकल के वेलोसिटी को लिख सकता हूँ vn x आई कैप प्लस vny जे कैप प्लस vnz के कैप, ठीक है। इस तरीके से मैंने कंपोनेंट्स के फॉर्म में सारी वेलोसिटीज लिख ली। तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर दो वेक्टर्स इक्वल है ना, जैसे ये वेक्टर और ये पूरी क्वांटिटी एक वेक्टर होगी, है ना। ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है, तो अगर वी सी एम ये दोनों इक्वल है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि इनके इन इस वेक्टर और इस रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे। ये वेक्टर और इसके इस वेक्टर के रिजल्टेंट के वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे और इनके जेड कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ से क्या ये नहीं लिख सकता कि अगर मैं वी सी एम का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहा हूँ, है ना, तो मैं उसको सीधे सीधे लिख सकता हूँ m1 v1 x प्लस m2 v2 x प्लस एंड सो ऑन प्लस mn vn x, है ना। अब वो कैसे एक्स वाई जेड लेना है वो हमारी चॉइस है, रेप तो हम अपने हिसाब से चूज करते हैं अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn, है ना। सिमिलरली अगर मैं इसका y कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ, तो मैं सकता हूँ m1 v1 y प्लस m2 v2 y प्लस एंड सो ऑन प्लस mn vn y अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस m, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया, ठीक है। तो वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास ये हो गया तुम्हारा y कोऑर्डिनेट। और ऐसे ही मैं वी सी एम का z कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहूँ, तो उसको मैं लिख सकता हूँ m1 v1 z प्लस m2 v2 z प्लस एंड सो ऑन प्लस mn vn z अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn, ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट्स में भी मैं लिख सकता हूँ। तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं वैसे ही हम वेलोसिटी भी लिखते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस जितने भी टोटल मास है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, चलो अगली चीज पर आ जाते हैं, यहीं से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? क्या वो dv बाई dt नहीं होता है? तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख रहा है, तो हम डी वी सी एम बाई डी टी लिख सकते हैं इसको। और वी सी एम तुम्हारा क्या है? ये m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार प्लस तो mn vn बार और m1 प्लस m2 प्लस mn। तो जैसे हम पोजीशन से वेलोसिटी आए थे, तो अब बस वही चीज हम कर रहे हैं। अब ये वाला स्टेप मैं नहीं लिख रहा कि डी, ये चलो लिख देता हूँ। ये हो गया। और इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? m1 dv1 बार बाई dt प्लस m2 dv2 बार बाई dt प्लस एंड सो ऑन प्लस mn dvn बार बाई dt,
बाई डी टी, है ना, इस तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया। और नीचे तुम्हारा टोटल मास रहेगा ही ऐसे का ऐसा, m1 + m2 + mn। ठीक है, तो बस अब फाइनली फॉर्मूला लिख रहा हूँ नीचे। जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा निकल कर आएगा, dv1/dt क्या होगा, a1 यानी कि फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन। तो m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार प्लस एंड सो ऑन, ऐसे nth पार्टिकल तक चलेगा, mn an बार अपॉन m1 + m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस m। ठीक है, तो इस तरीके से तुम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। तो हमने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब अच्छा अच्छा इसको कंपोनेंट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर जैसे तुम्हें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट लिखना है, तो सिग्मा एम आई ए आई का एक्स कंपोनेंट, जितने भी एक्सेलरेशन उनके एक्स कंपोनेंट अपॉन सिग्मा एम आई, है ना, इस तरीके से लिख सकते हो सारे सम के लिए, आई इक्वल टू 1 से n तक, है ना, आई इक्वल टू 1 से n तक। सिमिलरली ए सी एम वाई भी लिख सकते हो, और ए सी एम जेड भी लिख सकते हो, जैसे हमने ऊपर लिखा भी वेलोसिटी में, तो वो तो अपने आप से लिख लेना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से तुम लिख सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब जब तुमने इस तरीके से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफाइन कर लिया है, तो तुम्हारा जो भी सिस्टम हो, ठीक है, सपोज मेरे पास 4 पार्टिकल का सिस्टम है इस तरीके से, इनके मासेस मैंने बोल दिया m1 m2 m3 m4, है ना। ठीक है, अब सपोज मैं बोल रहा हूँ इनिशियली ये सारे के सारे रेस्ट पर थे, है ना। अगर इनिशियली ये सारे के सारे रेस्ट पर थे, तो एक्स सी एम, या तुम सीधे सीधे आर सी एम बोल दो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, एक चीज और डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, इसको भी कर लें फिर आते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। अब देखो, हमने वेलोसिटी डिफाइन कर ली, एक्सेलरेशन डिफाइन कर लिया, पोजीशन हमें पहले से पता ही थी। अब हम डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये करेंगे तो फिर इसका तुम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वगैरह इसमें लगा सकते हो। वही, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सपोज वही फिर से लेता हूँ, इस तरीके का तुम्हारे पास एक एक्स वाई एक्सेस है, या तुम्हारा ऑब्जर्वर है, बेसिकली एक्स वाई जेड तीनों ले लिया। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, और तुम्हारे पास कुछ पार्टिकल है, m1 m2 m3, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल, और सब बोलिए mn। ठीक है, अब कुछ होता है है ना, तो सपोज ये कुछ अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। ठीक है, इसका इनिशियल, मैं इसको बोल दे रहा हूँ R1 इनिशियल, इसका पहला इसका पोजीशन वेक्टर था। R2 ऐसे लिख देते हैं, इनिशियल इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर था। इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर R3 इनिशियल था, और इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर Rn इनिशियल। ठीक है, सपोज कुछ हुआ और ये कुछ मूव करके यहाँ आ गया इस पॉइंट पर, तो अब इसका पोजीशन वेक्टर मैंने बोल दिया आर फाइनल, सॉरी R1 फाइनल बार। ठीक है, ये कहीं चला गया, इसका फाइनल पोजीशन मैंने बोल दिया R2 फाइनल बार। ठीक है, सिमिलरली ये भी कुछ डिस्प्लेस करेगा, और ये भी कुछ डिस्प्लेस करेगा, इनके R1 R3 और ऐसे NH का Rn फाइनल बार। तो पोजीशन, इनिशियल पोजीशन वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूँ, है ना, तो फर्स्ट पार्टिकल का था तुम्हारा R1 इनिशियल बार, सेकेंड पार्टिकल का था तुम्हारा R2 इनिशियल बार, सो ऑन, NH पार्टिकल का था तुम्हारा Rn इनिशियल बार, है ना। तो बेसिकली ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखे हैं मैंने, है ना। अब मैंने इनको कुछ डिस्प्लेस किया, और फाइनल पोजीशन वेक्टर इसका हो गया R1 फाइनल बार, इसका हो गया R2 फाइनल बार, सो और इसका हो गया Rn फाइनल बार। समझ में आया, सबके पोजीशन वेक्टर चेंज हो गए। तो हमने क्या डिफाइन किया था, RCM क्या था, है ना, या RCM इनिशियल बोल देता हूँ मैं। ठीक है, RCM इनिशियल होगा तुम्हारा, इनिशियली अगर मैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूँ, तो मैं बोल सकता हूँ m1 R1 इनिशियल बार प्लस m2 R2 इनिशियल बार प्लस एंड सो ऑन, प्लस ऐसे NH पार्टिकल के लिए mn Rn इनिशियल बार अपॉन टोटल मास। ठीक है, m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे mn तक।
ठीक है। और फाइनली मैं पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूँ सेंटर ऑफ मास का आरसीएम फाइनल बार। तो ये हो गया m1 r2 फाइनल बार प्लस m2 r2 फाइनल बार प्लस एंड सो ऑन। ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और बस मैं लिख रहा हूँ प्लस mn rn फाइनल बार अपॉन टोटल मास। ठीक है, टोटल मास हो गया तुम्हारा m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन ऐसे ns पार्टिकल के लिए mn। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब मैं अगर इस नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं लिखूं आर सी एम फाइनल बार माइनस आर सी एम इनिशियल बार, है ना। तो मैं सिंपली लिखूंगा, जब मैं देखो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है तो वो तो वैसा एज इट इज आ जाएगा, तो वो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ पहले ही, क्योंकि एलसीएम लोगे और डिनोमिनेटर फिर सेम आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn। तो ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब न्यूमरेटर की बात करें तो देखो, अगर मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो पहले मैं अगर m1 कॉमन लूंगा तो मेरे को अंदर मिलेगा r2 फाइनल माइनस r1 सॉरी r2, अरे कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट, ये R1 फाइनल है, ये R2 फाइनल है, ये R1 है, ठीक है, थोड़ा सा गलत लिख दिया था। तो अगर मैं M1 कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा R1 फाइनल माइनस R1 इनिशियल। ठीक है, फिर इन दोनों टर्म्स में आएंगे, फिर मैं बोलूंगा M2 कॉमन लिया तो R2 फाइनल माइनस R2 इनिशियल मिलेगा। तो ऑन ऐसे करते करते MN कॉमन लूंगा तो RN फाइनल माइनस RN इनिशियल मिलेगा। समझ में आया? मैं बेसिकली इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ जो मैंने इधर एलएचएस में कर दिया है। आरएचएस में करने के लिए सबसे पहला स्टेप, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर नीचे सेम रहेगा। फिर मैं M1 कॉमन लूंगा तो R1 फाइनल माइनस R1 इनिशियल आएगा। M2 कॉमन लूंगा तो R2 फाइनल माइनस R2 इनिशियल आएगा। तो ऑन MN कॉमन लूंगा तो RN फाइनल माइनस RN इनिशियल आएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, M1 कॉमन लूंगा तो आएगा R1 फाइनल बार माइनस R1 इनिशियल बार प्लस M2 कॉमन लूंगा तो आएगा R2 फाइनल बार माइनस R2 इनिशियल बार प्लस एंड सो ऑन ऐसे। mn कॉमन लूंगा तो आएगा rn फाइनल बार माइनस rn इनिशियल बार। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है एलएचएस में, आर सी एम फाइनल माइनस आर सी एन इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल तुम भी जानते हो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डेल्टा आर सी एम लिखा है इधर। ये हो जाएगा तुम्हारा m1 r1 फाइनल माइनस r1 इनिशियल क्या होगा, डेल्टा r1 बार फर्स्ट वाले का डिस्प्लेसमेंट प्लस m2 डेल्टा r2 बार प्लस एंड सो ऑन ऐसे ही nth वाले का लिखोगे mn डेल्टा rn बार। तो इन सब का डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन mn। तो ऐसे तुम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हो, जैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह तुमने डिफाइन किया, ये भी वैसे ही आ जाएगा m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस एंड सो ऑन mn डेल्टा rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। ठीक है, अब जब ये कर ही दिया है तो डेल्टा एक्स सी एम लिखोगे तो वो होगा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn डेल्टा एक्सएन। ठीक है, ये एक्स में कितना चेंज हुआ अगर मैं इसको वो एक वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ तो m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन, जो मैं अभी हम ऊपर कर भी चुके हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए। सिमिलरली डेल्टा वाई सी एम लिखोगे तो हो जाएगा m1 डेल्टा y1 प्लस एंड सॉरी प्लस m2 डेल्टा y2 प्लस एंड सो ऑन ऐसे nth पार्टिकल के लिए mn डेल्टा yn अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे सो ऑन nth पार्टिकल तक गए तो mn। ठीक है, और सिमिलरली डेल्टा जेड सी एम लिखोगे तो हो जाएगा m1 डेल्टा y1 सॉरी डेल्टा z1 प्लस m2 डेल्टा z2 हाँ डेल्टा z2 प्लस एंड सो ऑन प्लस nth पार्टिकल के लिए mn डेल्टा zn अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन ऐसे nth पार्टिकल का mn। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लिख लोगे ये, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हो गया। अब तुमने क्या क्या डिफाइन कर लिया अभी तक, अब तुम बात कर लो। अगर तो हमने डिफाइन किया, देखो आर सी एम हमारे पास था ही पोजीशन वेक्टर, फिर हमने डिफाइन किया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर हमने डिफाइन किया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर हमने डिफाइन किया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेसिकली डेल्टा आर बार ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये सारी चीजें हमने आज डिफाइन करी अभी तक। अब जब तुमने ये चीजें डिफाइन कर ली है तो अब तुम जैसे पार्टिकल मैकेनिक्स लगाते थे इन चीजों का यूज करके वो चीजें तुम कर सकते हो। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है
कि TRCM/dt तुम्हारा, या चलो ऐसे लिख सकता हूँ कि तुम्हारा RCM बाई, अगर तुम्हें पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कहीं ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगी। उसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगी, जैसे पार्टिकल के लिए करते थे। ठीक है। उसके अलावा अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो तुम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन नंबर ऑफ वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री, तीनों इक्वेशन लगा सकते हो। खुद से लिख लो। चलो मैं लिख देता हूँ। तो पहली इक्वेशन होती थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो तुम बोल सकते हो v सेंटर ऑफ मास फाइनल, या चलो एक काम करता हूँ, एक चीज मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि यू सी एम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, और वी सी एम तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ठीक है। तो तुम यहाँ पे तीनों इक्वेशन लिख लो। पहली इक्वेशन क्या बोलेगी? वी सी एम इज इक्वल टू यू सी एम प्लस ए बार सी एम इंटू टी। ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा आर बार सी एम यू टी यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी चीज तुम्हारी होती थी वी सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू यू सी एम का स्क्वायर प्लस टू ए सी एम इंटू प्लस, या डेल्टा आर लिख दो डिस्प्लेसमेंट को। तो इस तरीके से ये तीनों इक्वेशन वैलिड हो जाएंगी अगर एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, जैसे पार्टिकल मैकेनिक्स में करते थे, बस वही चीज है। ठीक। तो ये हो गया अपना सेंटर ऑफ मास के लिए। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन में बड़ी यूज होती है। ठीक है। क्योंकि अब हम पार्टिकल्स, एग्जैक्टली पार्टिकल्स की बात तो कर नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। तो सपोज तुम्हारे पास ये कुछ एक ऑब्जर्वर है, एक्स वाई टाइप का मैंने ले लिया, है ना। तुम्हारे पास पहला पार्टिकल था M1 जिसका पोजीशन वेक्टर था R1। ठीक है ना। दूसरा पार्टिकल था M2 जिसका पोजीशन वेक्टर था R2। चलो मैं तीन ही पार्टिकल का सिस्टम लेता हूँ इसके लिए। M3 पोजीशन वेक्टर था R3। ठीक है। इस तरीके का सिस्टम है। अब ये पूरा एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है। तो ये थे इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि u बार सी एम जीरो। ठीक है। उसके अलावा एक्सेलरेशन इन पर कोई नहीं है, मतलब नेट फोर्स जीरो है। अच्छा, एक चीज और, जब तुमने ये सारी चीजें डिफाइन कर ली है, अगर मैं फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना चाहूँ, है ना, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ, तो एफ बार नेट जो होगा वो क्या, मास, टोटल मास, यानी कि जैसे इसके लिए मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं हो जाएगा। तो मैं इसको सिंपली सिग्मा एम, मतलब ये हो गया, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसा कर सकता हूँ। ये ब्रैकेट क्यों लगाया, ताकि समझ जाओ कि ये M1 M2 ये सब नहीं करना है। ठीक है। तो सारे टोटल मास अपॉन ACM, टोटल मास इंटू ACM, इस तरीके से तुम फोर्स लिख सकते हो। अब सपोज ये तुम्हारा एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इस पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, है ना, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। ठीक है। ये बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, है ना। इस सिस्टम में इंटरनल कोई फोर्स लग सकती है। ठीक है। तो वो इंटरनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगी, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। ठीक है। तो कुछ इसमें इंटरनल फोर्सेज हुई आई इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई है। तो मैं चीज बोल सकता हूँ, अगर एफ एक्सटर्नल नहीं लगाई है मैंने, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होना चाहिए, है ना। ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें ध्यान रखना है। तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है। अगर, ठीक है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो मैं बोल सकता हूँ एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है डेल्टा आर बार सी एम। और इनिशियली तुम्हारा ये यूसीएम भी मैंने बोला था जीरो है ना। तो जीरो प्लस हाफ इंटू ये एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया टी स्क्वायर, तो जीरो हो गया, तो ये भी जीरो हो जाए, तो डेल्टा आर बार सी एम भी तुम्हारा जीरो हो गया। ठीक है। बट कुछ इंटरनल फोर्सेस थी जिसकी वजह से ये कुछ मूव किया। एंड सपोज इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 से चेंज होकर के R1 डैश हो गया। ये कुछ मूव किया, इसका पोजीशन वेक्टर R2 डैश हो गया। और ये कुछ मूव किया, इसका पोजीशन वेक्टर R3 डैश हो गया। बट हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा आर सी एम जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों मूव हुए कुछ इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुए होंगे। ठीक है। बट कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नेट एक्सेलरेशन नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही थी, है ना। तो इस तरीके से नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जीरो होना चाहिए। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ
डेल्टा आर सी एम इक्वल टू जीरो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ M1 R1 डैश माइनस R1 प्लस M2 बार में है वेक्टर, ठीक है, R2 बार माइनस, सॉरी R2 डैश बार माइनस R2 बार प्लस M3 R3 डैश बार माइनस R3 बार अपॉन M1 प्लस M2। ये थ्री पार्टिकल के लिए है, कितने पार्टिकल का सिस्टम हो तो तुम नीचे तरफ ये जीरो करोगे तो यहाँ से तुम्हें कुछ कंडीशन मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो अब क्वेश्चन देखेंगे तो तुम्हें क्लियर होगी ये चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से तुम बोल सकते हो अगर कोई नेट फोर्स एक्सटर्नली नहीं लगा रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा यहाँ पर एक चीज तुम ये बोलो, अगर यूसीएम कुछ होता नॉन जीरो है ना, तो भी एक्सेलरेशन जीरो है, तो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते थे। तो तुम क्या बोलते कि आफ्टर टाइम टी तुम्हारा सेंटर ऑफ मास क्या मूव करता अगर यूसीएम नॉन जीरो होता तो? एक्सेलरेशन जीरो ही है क्योंकि नेट फोर्स नहीं है, ये नॉन जीरो होता। तो तुम v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाते, तो अगर कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं तो यूसीएम जो इनिशियली था वही फाइनल वेलोसिटी या सेंटर ऑफ मास भी होता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की हम बात करते तो हम बोलते जितनी वेलोसिटी है, सपोज ये अगर कुछ u बार होती तो डेल्टा आर बार सी एम जो होता तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, वो होता वेलोसिटी इंटू कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये यूटी हो जाता, ठीक है। तो सारी इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह लगा लेते, फिर तुम उस तरीके से चीजें देखते, तो क्वेश्चन में कुछ भी कह सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगी, और अगर इस तरीके का ये एक स्पेशल केस होता है कि हमारा अगर ये जीरो है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यू भी जीरो है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन चीजों पर, काफी चीजें हम लोगों ने समझ ली। तो इसके बाद कुछ एरोडोफ के क्वेश्चन भी हैं, तो वो आज की क्लास में हम नहीं कर पा रहे क्योंकि आज हम कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान देंगे। इन कॉन्सेप्ट पर भी कुछ क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और बाकी फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी कुछ अच्छे क्वेश्चन है, ये मतलब ये बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, तो ये तुम्हें ज्यादा बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी देंगे। एरोडोफ वाले क्वेश्चन में उतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हें नहीं मिलती, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया। तो देखो ये क्वेश्चन है पहला, इसको सॉल्व करो, तो एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो फिर मैं बता। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, तो चलो और इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a projectile is fired at a speed of 100 मीटर पर सेकेंड at an angle of 37 डिग्री above the horizontal, ठीक है। बेसिकली ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस तरीके की, और इस पर हमने एक प्रोजेक्टाइल लिया जिसको हमने कुछ 100 की स्पीड से फायर किया है, एंड एंगल क्या है तुम्हारा 37 डिग्री का, ठीक है। तो इसका मोशन कैसा होगा भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन तो अब तुम जानते ही होगे है ना, इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करके ये आगे जा करके यहाँ गिरना चाहिए। तो सपोज ये जब अपनी मैक्सिमम हाइट पर है, अभी इसके बाद ये बोल रहा है जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर है, सपोज ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है, तो इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर ये पार्टिकल दो पार्टिकल्स में स्प्लिट होगा। एक पार्टिकल सपोज मैंने ये बना दिया, एक पार्टिकल मैंने ये बना दिया, तो ये दो पार्टिकल में स्प्लिट होगा। अगर टोटल का मास 4m था तो इस पार्टिकल का 3m हो जाएगा, इस पार्टिकल का m हो जाएगा, क्योंकि 1:3 के रेशियो में टूटा है, ऐसा ये बोल रहा है। m और 3m बोल देता हूँ, टोटल मास के 4m हो जाएगा, तो 4m मास का पार्टिकल m और 3m मास के पार्टिकल में इस तरीके से स्प्लिट हो गया। अब ये कह रहा है आफ्टर एक्सप्लोजन द लाइटर पार्ट कम्स टू रेस्ट, तो ये जो m वाला पार्टिकल है ये तो रेस्ट पर आ गया, इसका मतलब ये सीधे के सीधे यहीं गिर जाएगा, रेस्ट पर आके इसी पॉइंट पर ये गिर जाएगा, ठीक है फाइनली। तो ये यहाँ जा करके गिरेगा, है ना, एक मिनट, ये सीधे ऐसे नीचे गिर जाएगा इस पॉइंट पर, है ना, ठीक है, यहाँ गिर जाएगा। और जो तुम्हारा 3m मास वाला पार्टिकल है ये कुछ आगे जा करके गिरेगा, तो अब ये पूछ रहा है ये 3m मास वाला पार्टिकल तुम्हारा कितनी दूर गिरेगा स्टार्टिंग पॉइंट से। सपोज स्टार्टिंग पॉइंट को मैं ओरिजिन बोल देता हूँ, फिर ओरिजिन, है ना, ठीक है, ये एक्स वाई मैंने ऐसे मान लिया। तो फाइनली एक चीज तुम्हें पता होगा, सपोज ये दोनों पार्टिकल है, तो फाइनली वाई कोऑर्डिनेट तो सारे पार्टिकल्स के जीरो ही होने वाले हैं, है ना, तो उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब अगर मैं ऐसा बोलूं, एक चीज तो तुम्हें समझ में आ ही रही होगी कि देखो सेंटर ऑफ मास, अगर ये पार्टिकल टूटा ना होता, ये ऐसे कैसा गिरता, तो ये दोनों यहाँ आकर के गिरते। बट अब क्या हुआ है, जो है एक लाइटर पार्टिकल इधर गिर गया है और हैवियर पार्टिकल इधर गिरा है। बट अगर मैं इस पूरे पार्टिकल को एक सिस्टम मान रहा हूँ, तो क्या इसके टूटने में कोई हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है? नहीं, इंटरनल फोर्स की वजह से ये टूटा है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है।
और एक चीज तुम बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास जहां गिरना चाहिए था वहीं गिरेगा फिर, है ना, जैसा नॉर्मली गिरना चाहिए था, क्योंकि उसके मोशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा फिर। सेंटर ऑफ मास के मोशन में डिफरेंस तब आता जब सेंटर ऑफ मास पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते, तो नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन आता, तो हम कुछ चेंज आती। बट सेंटर ऑफ मास फिर यहीं गिरेगा, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखो, एम मास वाला पार्टिकल यहाँ गिर गया फाइनली, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तुम्हारी यही होगी फाइनली। तो 3m वाला पार्टिकल क्या इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? अगर 3m वाला पार्टिकल इधर होगा तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो 3m वाला पार्टिकल कुछ आगे ही गिरेगा, ठीक है। तो 3m वाला पार्टिकल सपोज यहाँ से कुछ आगे गया और जाकर के यहाँ कहीं गिर गया, ठीक है, 3m वाला पार्टिकल, है ना। तो अब ये जो, सॉरी इसको मैं येलो से ही कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ गिर गया 3m वाला पार्टिकल। तो अब बस पकड़ने वाला पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस m पार्टिकल और 3m पार्टिकल का जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल था जो पहले यहाँ पर एक साथ ही था, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, और ये पार्टिकल यहाँ है, ये पार्टिकल यहाँ है। तो मुझे बताना है कि ये 3m वाला पार्टिकल अपने ओरिजिन से कितनी दूर पर गिरा है। चलो उस पर अभी आते हैं। पहले ये बताओ, अगर नॉर्मली जाता तो ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट तुम बता सकते हो क्या? तो सेंटर ऑफ मास जो है वो नॉर्मली रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हो जाता, ठीक है। मैं आर सेंटर ऑफ मास बोल रहा हूँ बेसिकली, या एक्स सेंटर ऑफ मास बोल लो, क्योंकि वाई में तो तीनों जीरो है ना। तो वाई, अगर मैं पार्टिकल को पार्टिकल वन बोल रहा हूँ, पार्टिकल को पार्टिकल टू बोल रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ वाई वन फाइनल और वाई टू का फाइनल कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू वाई सी एम का फाइनल कोऑर्डिनेट, जो कि जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। एक्स सी एम की अब हम केवल बात कर रहे हैं। तो अगर फाइनली सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो रेंज है ना, ये चीज समझ में आ रही है, ये यहाँ पर गिरता। तो रेंज की वैल्यू मैं सीधे लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है। तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है ये, तो प्रोजेक्टाइल के हिसाब से अगर तुम निकालोगे तो यू था तुम्हारा 100, मैं सोचता हूँ 100 का स्क्वायर, है ना, इंटू साइन टू थीटा, साइन 37 डिग्री का डबल, है ना। तो साइन टू थीटा 37 का अपने को पता होता है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको ये यूज कर लेता हूँ, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ले लेता हूँ। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि आपको साइन कॉस 37 का पता है, 37 का डबल कर लोगे तो 74 हो जाएगा। 74 का हमें नहीं पता, तो हम ये यूज कर लेते हैं भाई, जी है, सॉरी, है ना, जी, ठीक है। और जी की वैल्यू 10 कंसीडर कर लेना, ठीक है। ये मैं बोलना भूल गया था, यहाँ पे लिख लो जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो टू, और यू की वैल्यू थी 100, है ना, 100 × 100 इंटू साइन 37, साइन 37 होगा तुम्हारा 3/5, कॉस 37 होगा तुम्हारा 4/5, ये तुम्हें पता होना चाहिए वैसे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत यूज आता है। और जी तुम्हारा 10। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो तुम्हारा ये आएगा 5 20 × 100, इसको मैंने कर दिया 2, ठीक है, फिर ये अगेन 20, ये आएगा तुम्हारा 2 × 20 × 12 इंटू टू, इंटू ये 222 और 12, इन दोनों में से, ठीक है, ये आएगा। तो ये तुम्हारा आएगा कुल मिला करके, पूरा इसको सॉल्व करोगे तो 960 निकल करके आएगा। सॉल्व कर लो, 24 या इंटू द 40 इंटू द 80, 12 या 96, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ लिख देता हूँ, 12 × 80 आता है, 12 या 96, तो 960 मीटर ये तुम्हारी रेंज आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है 960 मीटर, है ना। और ये जहां पर गिरे, ये मैक्सिमम हाइट का कोऑर्डिनेट था, तो ये कोऑर्डिनेट तुम बोल सकते हो r/2 है। तो इसको मैं सिंपली 960/2 अगर बोलूंगा तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा, है ना। तो अब मैं जरा सिचुएशन को यहाँ बता रहा हूँ। तो m मास का पार्टिकल जो है वो 480 वाले कोऑर्डिनेट पर है, x कोऑर्डिनेट उसका 480 है। जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है ना, उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है 960। एंड सपोज इसका कुछ और है, ठीक है, इसका कुछ होगा, ये 3m वाला पार्टिकल है जिसको हमें निकालना भी है। तो बस कुछ नहीं करना है, ये डिस्टेंस कितना है भाई, 480, 960 माइनस 480, ये 480 है। और इस डिस्टेंस को सपोज मैंने बोल दिया x, ठीक है। कुछ नहीं करना, सेंटर ऑफ मास से m1r1 इक्वल टू m2r2 लगा दो, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी। तो पहले पार्टिकल का मास है m, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में बताइए, इसका डिस्टेंस कितना है, सेंटर ऑफ मास है 480, इज इक्वल टू सेकेंड पार्टिकल का मास है 3m, और इसका डिस्टेंस कितना है भाई, x, सेंटर ऑफ मास से, ये हो गया। यहाँ से लिखोगे, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 480/3, यानी कि
160 मीटर, है ना। तो अब तुम ध्यान से देखो, एक्स हमने इस डिस्टेंस को बोला, सेंटर ऑफ मास 3 वाले पार्टिकल को। तो अगर ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा 960 है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, 960 प्लस एक्स। तो 960 आए, पहले यहाँ से आता 960 आए, फिर एक्स और गए, तो हम यहाँ पहुंच गए। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 960 प्लस एक्स, है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्चिंग पॉइंट जो तुमसे पूछ भी रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 960 प्लस एक्स। डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्चिंग पॉइंट जो है वो 960 प्लस एक्स आएगा, यानी कि 960 प्लस 160 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 1120 मीटर। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको तुम खुद से ट्राई करो पहले, पॉज करके फिर मैं बताता हूँ। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है, टू बॉल्स विद मासेस m1 इक्वल टू 3 kg, m2 इक्वल टू 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी v1 v2 5 दिया हुआ है, ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास 3 सेकंड बिफोर द कोलिजन। अच्छा, अगर मैं m1 और m2 को एक सिस्टम मानूं, है ना, तो इनके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो जीरो ही है। नहीं सॉरी, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट। इन पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जरा मैं इस v1 को रिजॉल्व कर लूँ क्या, यही क्वेश्चन नहीं कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आएगा v1 cos 37, cos 37 होता है तुम्हारा 4/5, और e1 5 था, तो ये हो जाएगा 5 × 4/5, यानी कि 4। और ये वाला हो जाएगा 5 × 3/5, यानी कि 3। ठीक है, तो मैं v1 को लिख सकता हूँ, इसी कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखूँ तो -4 i कैप -3 j कैप, और v2 तो तुम्हारा दिया ही हुआ है, कितना है वो, 5 i कैप, सॉरी 5 j कैप, आई में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन सेंटर ऑफ मास का अगर मैं वेलोसिटी लिखना चाहूँ, vcm लिखना चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है भाई, m1 3 kg है और m2 5 kg है। तो m1 की वैल्यू मैंने यहाँ से लिखी 3, v1 की वैल्यू मैं लिखूंगा -4i -3j। अच्छा, अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो ये कन्वेंशन याद रखो, मैं थोड़ा इस तरीके से यूज करता हूँ। ये आई कैप जे कैप बार बार लिखना मेरे को पसंद नहीं है। क्वेश्चन जल्दी करने होते हैं हमें एग्जाम में, तो हम उस पर ध्यान देंगे, कोई हमें बोर्ड का एग्जाम नहीं लिख रहा है कि हमें एकदम एग्जैक्टली दिखाना है। तो -4i -4j, यहाँ पे भी ये वेक्टर इस तरीके से आई जे कैप के इस तरीके से लिखा रहता है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ -4 -3। अगर 3D में होता तो -4 -3, और जो दैट कोऑर्डिनेट होता उसको मैं ले लेता। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है अभी, इस तरीके से मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ। तो v1 बार को -4 i कैप को -3 j कैप को मैं अपने कन्वेंशन में -4 -3 ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा तरीका है ताकि जल्दी क्वेश्चन हो सके। ठीक है, फिर m2 मास था तुम्हारा 5, है ना। ये समझ जाना कि वेक्टर लिखा है, इसका मतलब है -4 i कैप -3 j कैप, और v2 की वैल्यू है 0, 5, क्योंकि i कैप 0 है और j कैप तुम्हारा 5 है, अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कितना होगा, 3 + 5। ठीक है भाई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -12 और -9 प्लस 0,25 अपॉन 8। तो ये आएगा तुम्हारा -12, 25 - 9 16/8, यानी कि आएगा कितना, ये 8 से डिवाइड करोगे तो -1.5, 2। तो v बार सी एम जो तुम्हारा आएगा कोलिजन से पहले वो होगा -1.5 i कैप +2 j कैप। ठीक है, देखो कितना जल्दी हो गया, वरना बार बार आई जे लिखने का क्या फायदा, फाइनल आंसर में लिख दो इस तरीके से। तो ये आ गया, ये पार्ट हो गया। अब ये बोल रहा है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताओ आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ कोलिजन। और कोलिजन होगा ओरिजिन पे, तो जब ये दोनों आकर के लड़ेंगे यहाँ ओरिजिन पे, तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन अगर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो क्या होगा, दोनों पार्टिकल ओरिजिन पर ही है, तो सेंटर ऑफ मास भी ओरिजिन हो जाएगा। तो तुम लिख सकते हो सेकंड पार्ट के लिए, एट द
टाइम ऑफ कोलिजन, जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0 i कैप प्लस 0 जे कैप, यानी कि मैं इसको ऐसे 0,0 लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया। तुमसे पूछ रहा है कि आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ कोलिजन तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या होगा। सपोज वो आर फाइनल बार होगा, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, आर बार ऑफ सी एम, ये ओरिजिन जो है, मतलब जो इस समय इनिशियली था 0,0, प्लस वी बार ऑफ सी एम जो कि चेंज नहीं हो रही क्योंकि नेट एक्सेलरेशन 0 है। तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट यही रहेगा, वी बार सी एम इंटू टाइम टी, है ना, और टी क्या, टी इंटू 2 कर दो ना, तो टाइम 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो वी बार ऑफ सी एम तुम्हारा क्या था, -1.5,2, जो कि ऐसे मैं कैसे लिख दूँ, -1.5,2, ठीक है, ये आई कैप जे कैप नहीं लिख रहा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपली -3,4, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट जो तुम्हारा है आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ कोलिजन वो तुम्हारा ये हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख लेंगे इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको तुम ट्राई करो पहले पॉज करके खुद से, फिर मैं बताता हूँ। तो चलो देखते हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है यार, इस क्वेश्चन में मेरे को सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना है, बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड बताना है, ध्यान से देखो तो वेक्टर इसमें कोई ऑब्जर्वर पहले से दिया नहीं है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। एक चीज बताओ, ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल क्या 90 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो मैं अपना ऑब्जर्वर सीधे सीधे यही मानता हूँ, बहुत बढ़िया। मैं इस डायरेक्शन को सपोज बोल दे रहा हूँ कुछ, इन दोनों डायरेक्शन को मेरे को नाम देने हैं। इसको मैं बोल दे रहा हूँ जे कैप, या ऐसे बोल देता हूँ ना, चलो ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, तो इधर की डायरेक्शन हो गई आई कैप, इधर की डायरेक्शन हो गई जे कैप, ठीक है। अब इन दोनों के एक्सेलरेशन वो तो तुम जानते ही हो पहले से कैसे लिखे जाते हैं। अगर इसके फोर्सेस रिजॉल्व करूंगा तो इस डायरेक्शन में, इन दोनों में ही जो वेज के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन है, इन दोनों में तो कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। और वो कितना होगा, नेट फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ है नहीं, तो नेट फोर्स होगा तुम्हारा एम जी साइन 30 डिग्री। ये सिंपली जी साइन 30 डिग्री नहीं हो जाएगा। और इसका एक्सेलरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये एम जी साइन 60 डिग्री बाई एम, यानी कि जी साइन 60 डिग्री में लिख सकता हूँ। क्लियर। तो फर्स्ट पार्टिकल जो है ना, इसका अगर मैं एक्सेलरेशन लिखना चाहूँ A1 बार, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एक्स डायरेक्शन में जी साइन 30 डिग्री आई कैप, साइन 30 कितना होता है हाफ, तो G/2 आई कैप बोल सकता हूँ इसको। सेकेंड पार्टिकल जो है इसके एक्सेलरेशन को मैंने सपोज A2 बार बोल दिया, तो इसको मैं जी साइन 60 जे कैप बोल सकता हूँ, यानी कि G√3/2 जे कैप, ठीक है भाई। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में अगर लिखना चाहूँ, मैं लिखूंगा M1 A1 बार प्लस M2 A2 बार वन M1 प्लस M2। फर्स्ट वाले का मास और सेकंड वाले का मास, दोनों का मास m बोल रहा है, इक्वल मास m, तो मैं लिख सकता हूँ m, फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन कितना है G/2 आई कैप, प्लस सेकेंड इसको लिखूंगा m G√3/2 जे कैप अपॉन M1 प्लस M2, 2m हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। m m m तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा G/4 आई कैप प्लस G√3/4 जे कैप। ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बस इसका मैग्नीट्यूड पूछा था। तुम कुछ और लोगे तो ये कुछ और आएगा, तुम्हारा ऑब्जर्वर अगर कुछ और हुआ तो ये एक्सेलरेशन कुछ और आएगा, ठीक है। तुम कभी ट्राई करना, अगर तुम इस तरीके का कुछ ऑब्जर्वर तुमने गलती से ले लिया तो सॉल्व ही नहीं होगा, कुछ बहुत मुश्किल से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर अपने हिसाब से चूज करना है, तो देखो कहाँ पर बेस्ट चूज कर सकते हो। ये हो गया, बस इसका मैग्नीट्यूड पूछा था। उससे कुछ और बहुत कॉम्प्लेक्स सा ये एसीएम आएगा, बट उसका मैग्नीट्यूड यही आएगा जो तुम्हारा इस ऑब्जर्वर से आ रहा है। तो वो कितना हो जाएगा, √G/4 का स्क्वायर प्लस G√3/4 का स्क्वायर। तो √G/4 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि 3। तो मैं इसको G/4 तो मैं सीधे सीधे बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा √4
यानी कि जी इंटू 2/4 यानी कि g/2 आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बस यही करना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको ट्राई करो पहले पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। चलो आओ देखते हैं। ये बोल रहा है पुली फिक्स टू सीलिंग कैरिड अ थ्रेड विद बॉडीज m1 एंड m2 अटैच्ड टू इट्स एंड्स। द masses of the pulleys are given m2 m1, ठीक है गिवन है इस तरीके से। और फाइनली m2 भारी है, इसलिए नेट एक्सेलरेशन इसका a आ रहा है नीचे की तरफ पूरे सिस्टम का। इससे पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो सपोज m2 का एक्सेलरेशन जो है ना। चलो, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले हम लिखने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा क्या होगा, m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार अपॉन m1 प्लस m2। और अगर मैं ऐसे देखूं तो ये एक ही डायरेक्शन में सारा सारा मोशन हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल मोशन है ना। तो इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ m1, इसका एक्सेलरेशन कितना है -a प्लस m2, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया नीचे की डायरेक्शन को। a2 का एक्सेलरेशन कितना है a अपॉन m1 प्लस m2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू a अपॉन m1 प्लस m2। और क्या ये आंसर है? नहीं, क्योंकि अपने को ये ए गिवन नहीं है, ये अपन ने माना हुआ है, ठीक है। जो इसमें बुक में जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया वहां पर ऑलरेडी फिगर में था। नहीं होता तो तुम ऐसे ही करते, किसी एक को हैवी मान के और ए मानते, इस तरीके से लिखते। अब इस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यार वो तो तुम्हारा एनएलएम का क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूँ, इन दोनों ब्लॉक और विथ थ्रेड, है ना, दोनों ब्लॉक को विथ थ्रेड में एक सिस्टम मान लूँ, तो ये इसमें जो यहाँ पर टेंशन है और जो यहाँ पर टेंशन है, दोनों टेंशन तो इंटरनल हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, इसका ग्रेविटी यानी कि m2g, है ना, m2g, और इसका ग्रेविटी m1g, है ना। ये जो टेंशन है वो इंटरनल हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, m2g माइनस m1g, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव बोला है। ये नेट एक्सेलरेशन, सॉरी नेट फोर्स हो गया तुम्हारे पूरे सिस्टम पर। और वो किसके बराबर होना चाहिए, अ, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हमने नीचे की तरफ ए माना है। तो ए इंटू टोटल मास कितना है m1 प्लस m2। तो ए की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे जी कॉमन लिया, जी इंटू एम है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ए की ये वाली वैल्यू यहाँ पर हम इसमें पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ए की वैल्यू में रखूंगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा, जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा था वो हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, इस पूरी चीज का होल स्क्वायर इंटू जी। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इतना सिंपल था ये, ठीक है। हो, तो आगे बढ़ते हैं। ये अब आया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन। तो इसको पहले पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। फिर मैं इसको तुम्हें खुद करके दिखाऊंगा, और इस तरह के सारे क्वेश्चंस तुम इसी तरीके से करोगे जो मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे एडवांस में तो शायद ही आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, जेई मेन में आते हैं। देख लो एक बार। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। इसमें बोल रहा है टू मेन ए एंड बी आर स्टैंडिंग ऑन द एंड ऑफ अ प्लैंक। द प्लैंक इज रेस्टिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट एंड masses आर शोन इन फिगर, ठीक है। ये हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक बताना है। दो केसेस है, अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ए और बी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या होती है ना, कि मैं फिगर को पहले नीचे ले रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने फिगर में बेटर समझा पाऊंगा। एक मिनट यार। फिगर को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ पहले, तो तुम अच्छे से समझा पाऊंगा। तो होगा क्या, लेट सपोज मैं इस वाली लोकेशन को
जहां पर ये तुम्हारा प्लैंक है, इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, और ऐसे मैंने अपना ये एक्सेस ये डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या कहते हैं, ये जो ए वाला आदमी है ये बी की पोजीशन पे चला जाए और बी ए की पोजीशन पे चला जाए, तो इसमें प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट होगा क्यों। अगर मैं इस प्लैंक और इन दोनों मैन ए बी और इस प्लैंक, इस पूरे को मैं एक सिस्टम मानता हूँ, तो इस पूरे सिस्टम का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अगर मैं बोलूँ तो यूसीएम बेसिकली, इनके सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी इस पर जीरो होगा, क्योंकि कोई नेट फोर्स एक्सटर्नल हमने लगाया नहीं है। तो तुम्हारा डेल्टा आर बार सी एम जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, वो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो वो भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब बात क्या है, तो इसको जीरो होने के लिए हम मान लेते हैं कि इस प्लैंक ने कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट इस प्लैंक का हुआ। ठीक है, इस प्लैंक का लेट सपोज कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अगर एक्स जीरो आ गया तो मतलब प्लैंक डिस्प्लेस नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो गया, हमने कुछ राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हुए एक्स डिस्प्लेसमेंट इसका मान लिया है। तो अब ये बोल रहा है कि ये आदमी यहाँ तक चला जाए, है ना, ये आदमी इस प्लैंक के इस एंड पर पहुंच जाए, तो ये कितना चला होगा भाई, ये चला होगा इस प्लैंक को पूरा पार करने के लिए 10। बट इसकी पोजीशन क्या होगी भाई, 10 तो ये प्लैंक पर चला, पर प्लैंक खुद वहां से कुछ एक्स आगे बढ़ चुका है, तो ये आदमी यहाँ पहुंच जाएगा, तो इसकी पोजीशन होगी 10 प्लस एक्स। तो 10 तो ये चलेगा विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, और प्लैंक खुद एक्स चल चुका है। तो इसकी, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के पास मतलब ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो ये कितना चल गया भाई, 10 प्लस एक्स, है ना। तो पहले वाला कितना चल गया, अगर मैं डेल्टा आर वन बार बोलूं, ये कितना चल गया भाई, पहला आदमी 40, सॉरी 40 नहीं, प्लैंक की लेंथ कितनी है, 10 मीटर की है ना, 10 प्लस एक्स। फिर तुम्हारा जो दूसरा आदमी है, सेकंड मैन, या मैं इसको बेसिकली ये लिखना चाह रहा हूँ, ये तुम्हारा फाइनल कोऑर्डिनेट है। ठीक है, फाइनल कोऑर्डिनेट है ना। जैसे यहाँ पर फाइनल कोऑर्डिनेट और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, क्योंकि इनिशियल कोऑर्डिनेट तुम्हारा जीरो है। ठीक है, फिर तुम्हारा ये जो सेकंड वाला आदमी है ना, ये मैंने फर्स्ट वाले के लिए लिखा है। ठीक है, जो सेकंड वाला आदमी है, इसने क्या किया है भाई, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर तुम देखोगे, तो ये कितना हुआ है, ये पहले यहाँ तक मतलब इसको बेसिकली प्लैंक के इस एंड पर आना है, तो कितना आना है, -10 आना है, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसको -10 आना है। बट प्लैंक तो एक्स आगे बढ़ गया, तो इसका फाइनल कोऑर्डिनेट ओरिजिन ना होकर के कुछ और आगे होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो जिस पोजीशन पे ये इनिशियली था, वहां से ये 10 वापस आया, है ना, और एक्स आगे बढ़ा। ठीक है, इसका ये था। और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूँ, जिसको डेल्टा आर थ्री बोल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो तुम्हारा सिंपली एक्स है। तो बस डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जीरो होना है, ये चीज अप्लाई कर देते हैं। तो डेल्टा आर बार सी एम कैसे लिखते हैं हम, डेल्टा आर बार सी एम जो तुम्हारा होता है वो होता है m1 डेल्टा आर वन बार प्लस m2 डेल्टा आर टू बार प्लस इस केस में m3 डेल्टा आर थ्री बार अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो नॉन जीरो है, सिंपली न्यूमरेटर को जीरो करना है। तो न्यूमरेटर अगर मैं लिखना चाहूँ, तो m1 कितना दिया हुआ है भाई, 40 kg, तो 40, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, 10 प्लस एक्स, है ना, प्लस m2 कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 50 kg, और इसका डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा था -10 प्लस एक्स, प्लस प्लैंक का मास भी दिया है तुम्हें कितना, 10 kg, 10, और इसका डिस्प्लेसमेंट है एक्स, और ये पूरा हो जाएगा तुम्हारा जीरो के बराबर। इसको सॉल्व करोगे, तो मैं सारे इनको एक साथ ले लेता हूँ, तो -100 आएगा, और एक्स का तुम्हारा आएगा कितना, 50 प्लस 40 प्लस 10, 100 एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से तुम्हें एक्स की वैल्यू 1 मिल जाएगी, मतलब प्लैंक कितना डिस्प्लेस हुआ है, 1 मीटर, तो 1 मीटर डिस्प्लेस किया। अगर मैं अभी तुमसे इन सबके फाइनल कोऑर्डिनेट्स पूछूं, तो कितना आएंगे भाई, है ना, फाइनल कोऑर्डिनेट पूछूं तो प्लैंक का कोऑर्डिनेट अब जो है मतलब जो भी था उससे आगे बढ़ जाएगा। इन दोनों के मैं फाइनल कोऑर्डिनेट पूछूं, तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है, तो ये आदमी कितना गया, ये वैसे यहाँ तक जाता, बट एक ये एक्स यानी कि 1 मीटर और आगे गया है, तो ये बेसिकली यहाँ से 11 मीटर आगे पहुंच चुका है ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से। ये वाला आदमी वैसे यहाँ पे -10 आता तो जीरो आता, बट प्लैंक के साथ ये 1 मीटर आगे बढ़ गया है,
ये यहाँ से 1 मीटर आगे पर है, तो इसका फाइनल कोऑर्डिनेट है 1 और इसका फाइनल कोऑर्डिनेट है 11। तो ये भी तुम बता सकते हो। ठीक है, तो ये पूछा नहीं था पर इसको भी ऐसे कर सकते हो। इस तरीके के अप्लाइंग के क्वेश्चन तुम ऐसे ही करोगे, क्योंकि जब ये लिखा है ना कि ये आदमी इधर पहुंच गया, ये आदमी उधर पहुंच गया, या दोनों कहीं और बीच में पहुंच गए, या कुछ भी हो गया, तो उन सब केसेस में विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक वो बोल रहा होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, अगर वो ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से बोल रहा है तो कुछ और होगा, तो वो क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वैसे ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से जनरली होता नहीं है, जनरली ऐसा ही होता है कि प्लैंक में इधर उधर पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम उसके कोऑर्डिनेट्स लिखोगे। तो डिस्प्लेसमेंट लिखते वक्त बस तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है कि ये विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक भी, जो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा, जो अगर ये ऐसा बोल रहा है कि इधर पहुंचा है तो ये विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक पहुंचा है। तो इसका अगर मैं ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो मुझे प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसमें ये बोलता कि ये दोनों, थोड़ा और बेटर क्वेश्चन हो सकता था कि ये दोनों इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर पहुंच गए हैं। ठीक है, वो कहीं होता सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो तो ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से लिखते हैं, ये दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पर पहुंच गए हैं, ऐसा मैं अगर बोलता, तब तुम प्लान का डिस्प्लेसमेंट ऐड नहीं करते। बट उस चीज में मत जाओ, उससे कंफ्यूज हो जाओगे, उतना उस तरीके की चीजें आती नहीं है। ठीक है, तुम यही ध्यान रखो कि अगर ये अपनी लोकेशन चेंज करने को बोल रहा है या कुछ भी कहीं पर भी जाने को बोल रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू प्लान बोल रहा है। तो प्लान का डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स है तो उस डिस्प्लेसमेंट के साथ तुम्हें प्लान का डिस्प्लेसमेंट उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। बोल रहा है बोथ ए एंड बी मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड फाइनली मीट एट द मिडल ऑफ द प्लान। ठीक है भाई, फिर से फिगर बना देता हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चले, है ना, और मिडल ऑफ लाइन पे मिल गए। फिर वही ओरिजिन में वैसे ही ले रहा हूँ। ठीक है, ये वाई एक्सेस है, सॉरी ये एक्सेस। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट है, ए वाले का आर वन बार डेल्टा आर वन वैल्यू है, उसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ ये कितना गया होगा। प्लैंक के मिड पे जाने के लिए इसको 5 चलना है, 5, बट प्लैंक मैंने माना कुछ एक्स चल लिया है तो 5 + x। ठीक है, बी वाले का अगर मैं लिखना चाहूँ डेल्टा आर टू बार, तो इसको वापस आना पड़ता -5, बट प्लैंक चल लिया एक्स। और सी प्लैंक का अगर मैं लिखना चाहूँ, मतलब प्लैंक का, तो डेल्टा आर थ्री बार, तो हो जाएगा सिंपली एक्स, है ना। इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करते हैं, है ना। एक पेज ऐड करना पड़ेगा यार, जो भी बात कर लेता है। ठीक है, ये हो गया, सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा आर सी एम बार तुम्हारा 0 होना चाहिए, बस वही, टोटल मास तो नीचे 0 आई। तो पहले वाले का मास कितना है भाई, 40 kgs। तो मैं बोल सकता हूँ 40 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट 5 + x, प्लस दूसरे वाले का मास 50, इसका डिस्प्लेसमेंट -5 + x, प्लस प्लैंक का मास तुम्हारा 10, इसका डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे टोटल मास आता अपन टोटल मास 100 कर दो, ये 100 तो नॉन जीरो भाई। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा कितना, 40 × 5, 200, प्लस है -250, इससे आता तो -50 प्लस 100x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाती हाफ, तो हाफ मीटर प्लैंक आगे बढ़ा होगा। तो ये तुम्हारा इस केस में आंसर होगा। इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो यही सब है। अब एक ये क्वेश्चन है, ये एक तरीके का बोनस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस सारी चीजों का क्या कहते हैं, जितनी भी आज हमने पढ़ी है ये, और इसके अलावा इसमें काफी सारी चीजें और है, वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह भी लगेगा। वर्क एनर्जी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं तुम्हारा, मतलब काफी चीजें इसमें रिवाइज हो जाएंगी। तो ये वैसे तुम रिवीजन के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, आगे जब तुम इस टॉपिक को रिवाइज करना चाहो तो ये जितना आज मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, ये सारा इसमें तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये तुम कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ तुम खुद से टाइम दो और अच्छे से इसको ट्राई करो, कोशिश करो करने की। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ होमवर्क में। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इसको तुम खुद से ट्राई करो और इसके आंसर्स तो मेरे को कमेंट कर देना। ये ABCD ऐसे करके तुम कमेंट कर सकते हो अगर तुम्हारा आंसर आ जाता है तो। और इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुमसे हो जाएगा, बट इसको मैं चाहता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, तुम खुद से एक बार इसको अच्छे से ट्राई करो। तो पूरा एफर्ट इसमें लगाना, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है यार, आई होप आज तुम्हें जितना समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें वो डाउट आया था। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो एक चीज और यार, कि मैं सोच रहा हूँ कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस वगैरह डालने की चैनल पे, मतलब तुम लोग को किस तरह की चीजों पर गाइडेंस चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें किस किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, ये तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि मुझे एक आइडिया लग सके कि तुम लोग को किस तरह की वीडियो इस टाइम पर हेल्पफुल होंगे।
तो वो मैं तुम्हारे लिए डालता रहूंगा आप रेगुलरली इसके बाद आगे चलते हैं। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडी। बाय।